नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं साइंस के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। 20 क्वेश्चन है, 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं यह जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार साइंस प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल 2 तत्व हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले आवर्त में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से? तो हाइड्रोजन और हीलियम है। इसे सबसे छोटी आवर्त कहा जाता है। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। कितने? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। अब एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्च तापमान। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग बहुत अधिक तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भट्टियों एवं औद्योगिक संयंत्रों में होता है या बिना संपर्क के तापमान माप सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है वायुदाब बैरोमीटर से मापा जाता है। आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है और गहराई जो दिया हुआ है फेदोमीटर से मापी जाती है। पायरोमीटर उद्योगों में महत्वपूर्ण उपकरण है, तापीय विकिरण के आधार पर कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कैमरे के लेंस बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि कैमरे के लेंस बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लिंट कांच। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लिंट ग्लास का उपयोग कैमरा लेंस बनाने में किया जाता है। इसका अपवर्तनांक अधिक होता है या प्रकाश को बेहतर तरीके से फोकस करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पायरेक्स जो दिया हुआ है उष्मारोधी बर्तनों में प्रयोग होता है। सोडा कांच सामान्य कांच होता है। क्रुक्स कांच यूवी रेस अवशोषित करता है। ऑप्टिकल उपकरणों में विशेष कांच का उपयोग होता है। लेंस प्रकाश के अपवर्तन पर कार्य करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गोताखोरों के हेलमेट में शीशे के स्थान पर किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो बुलेट प्रूफ भी होता है। आपसे पूछा है कि गोताखोरों के हेलमेट में शीशे के स्थान पर किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है जो बुलेट प्रूफ भी होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीकार्बोनेट मजबूत एक पारदर्शी प्लास्टिक है। इसका उपयोग बुलेट प्रूफ ग्लास एवं ड्राइवर हेलमेट में किया जाता है। यह हल्का और अत्यधिक टिकाऊ होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो बैकेलाइट विद्युत उपकरणों में उपयोग होता है। टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तनों में उपयोग होता है। नायलॉन कृत्रिम रेशा है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता जो है किस पर निर्भर करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तरंग के आयाम पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता यानी कि लाउडनेस तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी तेज सुनाई देगी। लाउडनेस को डेसिबल में मापा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आवृत्ति जो है ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि पिच निर्धारित करती है। तरंग दैर्घ्य के वेग एवं आवृत्ति से संबंधित है और ध्वनि का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। मानव कान लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है शुष्क सेल में कैथोड किसका बना होता है। आपसे पूछा कि ड्राई सेल में कैथोड जो होता है वह किसका बना होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्ते का यानी कि जिंक का बना होता है। ड्राई सेल में जिंक पात्र निगेटिव टर्मिनल का कार्य करता है। ड्राई सेल में जो है जिंक पात्र होता है और निगेटिव टर्मिनल का कार्य करता है और कार्बन
कार्बन रॉड जो है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, इसका उपयोग टार्च एवं घड़ियों में किया जाता है। ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसे इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है एग्जाम में। आपसे पूछा है कि लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रोमियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोहे में क्रोमियम मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। क्रोमियम जंग लगने से बचाता है। इसका उपयोग रसोई के बर्तन एवं मशीनों में होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम लगभग 10 से 12% होता है। जंग लगना ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में बौनापन को किसके उपचार से दूर किया जा सकता है। आपसे पूछा है कि पौधों में बौनापन जो है किसके उपचार से दूर किया जा सकता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिब्रेलिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जिब्रेलिन इस प्रश्न का राइट आंसर है। जिब्रेलिन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक हार्मोन है। इनका उपयोग बौने पौधों के वृद्धि बढ़ाने के लिए किया जाता है या तने के वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। जिब्रेलिन की खोज जापान में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। आपसे पूछा है कि कोशिका झिल्ली जो होती है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेल मेम्ब्रेन मुख्यतः फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका में पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली जीवित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है। आपसे पूछा है कि पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं मानव शरीर में कहाँ स्थित होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा या कहाँ स्थित होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क के आधार में पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है। इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। यह शरीर की अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। ग्रोथ हार्मोन का स्त्राव पिट्यूटरी से होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है। आपसे पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें पक्षियों की संरचना, व्यवहार, प्रवास एवं जीवन चक्र का अध्ययन शामिल होता है। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन जैव विविधता संरक्षण में सहायक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन करते हैं। इसमें हेल्पेटोलॉजी में सरीसृप एवं उभयचरों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी जो ऑर्निथोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। पक्षियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो यह भी ध्यान रखिएगा, सलीम अली को कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो सारे प्रश्न आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको रट लेना है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिगामेंट। लिगामेंट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है या जोड़ों को स्थिरता प्रदान करता है। लिगामेंट मजबूत एवं लचीले रेशों से बने होते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो टेंडन मांसपेशी को हड्डी से जोड़ती है। उपास्थि हड्डियों के सिरे पर पाई जाती है और घर्षण काम करती है। मांसपेशी शरीर की गति में सहायता करती है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैग्नीशियम होगा, सोडियम होगा, सिलिकॉन होगा या सल्फर होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन इस प्रश्न का राइट आंसर है।
सोलर सेल बनाने में मुख्यतः सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन एक अर्धचालक तत्व है। सोलर सेल सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो सिलिकॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 14 होता है। 14 इसका परमाणु क्रमांक होता है। सोलर एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। उपग्रह एवं कैलकुलेटर में सोलर सेल्स का उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा एथिल मरकैप्टन को एलपीजी में क्यों मिलाया जाता है? आपसे पूछा कि एथिल मरकैप्टन को एलपीजी में क्यों मिलाया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैस रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी गैस स्वाभाविक रूप से गंधहीन होती है। एथाइल मरकैप्टन मिलाने से इसमें तीव्र गंध उत्पन्न होती है। इससे गैस रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन एवं प्रोपेन है। मरकैप्टन में सल्फर पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र जो है C2H5SH है। यह भी ध्यान रखें, पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है? आपसे पूछा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एंटासिड के रूप में, उर्वरक के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में या कांच चमकाने में, बताइए। राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर के रूप राइट आंसर हो जाएगा। एंटासिड यानी कि पेट की अम्लता दूर करने के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसका उपयोग पेट की अतिरिक्त अम्लता को दूर करने में किया जाता है। यह एक क्षारीय पदार्थ है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र MgOH का होल ट्वाइस इसका रासायनिक सूत्र होता है। एनासिड पेट के अम्ल को निष्क्रिय करता है। मैग्नीशियम शरीर के लिए आवश्यक खनिज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है परमाणु के नाभिक का आकार किस इकाई में मापा जाता है? आपसे पूछा कि परमाणु के नाभिक का आकार किस इकाई में मापा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी। फर्मी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इसे फर्मी इकाई में मापा जाता है। एक फर्मी बराबर होता कितना है यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एक फर्मी बराबर होता 10⁻⁻15 मीटर होता है। 10⁻⁻15 मीटर होता है एक फर्मी में। इस इकाई को फैक्टोमीटर भी कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम जो दिया हुआ है परमाणु के आकार मापने में उपयोग होता है। नैनोमीटर सूक्ष्म कणों एवं तरंगदैर्घ्य के लिए उपयोगी हो। माइक्रोन कोशिकाओं एवं सूक्ष्म जीवों के मापन में प्रयोग होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? आपसे पूछा है कि कोशिका शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कार की पतली स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया। उन्हें छोटे छोटे कक्ष दिखाई दिए जिन्हें उन्होंने सेल्स नाम दिया। बाकी विकल्पों की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन कोशिका केंद्रक की खोज की। ल्यूनहॉक जीवित कोशिकाओं एवं सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। सेल जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन एवं श्रॉन ने दिया। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा जो है। एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बता दूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे ये आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाला कांच कौन सा है? आपसे पूछा है कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाला कांच कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रुक्स ग्लास पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। इसका उपयोग सुरक्षात्मक चश्मों में किया जाता है या आंखों को यूवी रेस से बचाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो पायरेक्स कांच जो है उष्मारोधी बर्तनों में उपयोग होता है। फ्लिंट कांच ऑप्टिकल उपकरणों में प्रयोग होता है। सोडा का सामान्य कांच होता है। यूवी रेस त्वचा एवं आंखों को नुकसान पहुंचाता है। क्रुक्स ग्लासेस में सोडियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। यूवी किरणों का स्रोत मुख्यतः सूर्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा या स्प्लीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लीन या प्लीहा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह पुरानी एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाओं का विनाश होता है या शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। आपसे पूछा है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है। आपसे पूछा है कि गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है, बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हीलियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गहरे समुद्र में गोताखोर ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का मिश्रण लेते हैं। हीलियम कम घुलनशील होने के कारण बेंट्स डिजीज से बचाती है, बेंट्स डिजीज से बचाती है, या गैस मिश्रण हेलोक्स कहलाता है। हीलियम एक नोबेल गैस है। हीलियम जो है एक नोबेल गैस है, इसका परमाणु क्रमांक 2 है। गुब्बारों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है। आपसे पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा में रखा जाता है। जो भी कुछ इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, लिखिएगा जरूर, हम आपका रिप्लाई का इंतजार करेंगे और आपको जवाब भी देंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।